अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत वाफ़ियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए चोर सिपाही का अगला पार्ट लेकर, सेकंड पार्ट लेकर। तो बिना वक़्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। वो एक सुहानी सुबह थी, जब मैं पूरी तरह होश में आया। मैं एक खड़ी चारपाई पर लेटा था। मेरे साथ ही एक दूसरी चारपाई पर वचन सिंह विराजुमान था। उसकी नींद अभी तक नहीं टूटी थी। मैंने गर्दोपेश का जायजा लिया। ये नीची सी छत वाला एक मुख्तसर सा कमरा था। दीवारों में पत्थर चुने हुए थे और पहाड़ी मकानों की तरह छत में खाम लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। कमरे की वाहिद खिड़की में सलाखें लगी हुई थी। सलाखों के पार सुनहरी धूप भूरे संगलाख पहाड़ों पर फैली हुई थी। कहीं करीब से कुह कुह की मखसूस आवाज़ आ रही थी। ये डीजल इंजन के चलने की आवाज़ थी। कुछ दूर एक बड़े पत्थर पर दो अफराद पुश्त किए बैठे थे। उनके कंधों से राइफलें लटक रही थी। मेरे जहन में बेगार कैंप का लफ्ज़ गूंजा और मैं समझ गया कि इस वक्त मैं बेगार कैंप में पाया जाता हूँ। लेकिन क्या बेगार कैंप ऐसे होते हैं? आम लोगों की तरह मेरे जहन में भी बेगार कैंप का तस्वुर ये था कि उसके चारों तरफ खारदार बाड़ लगी होती है। एक ऊंचे टावर या बुलंद पहाड़ पर उकाबी निगाहों वाले कोई मुसल्लह शख्स खड़ा नजर आता है। खरकारों के कैदी फटे पुराने कपड़े पहने हुए धड़ाधड़ पत्थर कूटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ तो बला का सुकूत था। न खारदार बाड़ थी और न मुसल्लह पहरेदार। तवील बेहोशी की वजह से मेरा सर अभी तक घूम रहा था। फिर भी मैंने लेटे लेटे सूरत हाल का भरपूर जायजा लेने की कोशिश की। हमारी बंदिशें गायब थी। करीब ही पानी का एक घड़ा रखा हुआ था। कुछ दूर एक सियाह पतीली और थाली रखी थी। थाली में रोटियां और पतीली में गलबन सालन था। हमारे मेज़बानों ने ये अशिया कमरे में रखकर छोड़ दी थी ताकि हम होश में आए तो खुद ही अपनी खातिर तवाज़ा कर लें। कोई निस्फ घंटे बाद वचन सिंह को भी होश आ गया और हम सर जोड़कर सूरत हाल पर गौर करने लगे। रात गए तक हम पर कुछ वाज़ेह नहीं हो सका कि कहाँ और किन लोगों में है। दोपहर के वक्त सिर्फ एक मर्तबा दरवाज़ा खुला और बादामी आंखों वाले एक कवई हैकल पठान ने अंदर झांका। भरी हुई राइफल उसके हाथ में थी। उसने टूटी फूटी उर्दू में पूछा, किसी शय की ज़रूरत तो नहीं? वचन सिंह ने नफ़ी में जवाब दिया। उसने नहायत बेरुखी से दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। रात कोई 10 बजे हमें दीवार की दूसरी जानिब से गुफ्तगू की आवाज़ें आने लगी और हमें अंदाज़ा हुआ कि इस कमरे के साथ एक और कमरा है जिसे यहाँ के निगरान इस्तेमाल करते हैं। वचन सिंह की पुश्तदानी यहाँ इतनी काम आई कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं किया था। कमरे में गहरी तारीकी थी। उसने चारपाई से उतरकर दीवार से कान लगा दिए और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। कोई 1.5 घंटा वो मुसलसल उनकी गुफ्तगू में खोया रहा। मैंने सिर्फ एक मर्तबा उससे कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने की आवाज़ से मुझे खामोश करा दिया। दूसरे कमरे में गुफ्तगू इख्ताम पजीर हुई तो मैं और वचन चारपाई पर आ बैठे। वचन ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, नवाज साहब, ये कुल 3 अफराद हैं। इनमें से 2 हिंदू और एक मुसलमान है। मुसलमान का नाम गुल खान और हिंदुओं के नाम पूरब और साजन है। ये दोनों भी गुल खान की तरह पहाड़ी हैं और ठेठ पुश्तो बोलते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग यहाँ कंक्रीट बनाते हैं और इसके लिए उन्होंने इंजन से चलने वाली मशीन लगा रखी है। उनकी बातों में बार बार किसी बड़े खान का जिक्र भी आया है। ये बड़ा खान कोई बाअसर और गसीला शख्स है और अक्सर यहाँ आता रहता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में किसी कैदी का जिक्र भी किया है। पूरब ने अपने साथियों से पूछा कि उन्होंने कैदी को खाना पहुँचाया या नहीं। अगरचे वचन सिंह की मालूमात अधूरी थी, लेकिन इससे कई अहम बातें सामने आती थीं। मैंने वचन सिंह से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा हुआ कि हम इस वक्त किस इलाके में हैं? वचन सिंह ने कहा, मुझे पुश्तो के लहजों का ज़्यादा इल्म नहीं, मगर मेरा कयास है कि हम आज़ाद इलाके में हैं, कहीं अफ़गान सरहद के आसपास ही हैं। वो सारी रात हमने आंखों में काटी और सोचते रहे कि आइंदा क्या ज़हूर में आने वाला है। अगर तो पीछा करने वाली पुलिस पार्टी हमारी मंजिल से आगाह हो गई थी तो अगले 24 घंटों में हमारे मेज़बानों पर छापा पड़ सकता था। दूसरी सूरत में हम अपने मुसल्लह दोस्तों के रहमो करम पर थे। यहाँ मैं चंद वाक़यात मुख्तसर करना चाहता हूँ ताकि आपको कहानी तवील होने का एहसास न हो। अगले 3 रोज़ हमने सख्त परेशानी में गुजारे। आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि वही हुआ जिसका ख़तरा था, यानी ताक़ुब में आने वाली पार्टी हमें खो चुकी थी और अब हमें जो करना है अपने भरोसे पर करना है।
اسی رات وچن سنگھ نے حسب معمول دیوار سے کان لگا کر اپنے 3 نگرانوں کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو نے کچھ اہم رازوں سے پردہ اٹھایا۔ سب سے اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارے علاوہ اس بیگار کیمپ کا واحد قیدی ایک لڑکی تھی، اور وہ لڑکی ڈاکٹر حسنات کی بیٹی سلمیٰ تھی۔ سلمیٰ تنہا یہاں کیوں تھی اور کیسے پہنچی؟ اس کی رودات کچھ یوں ہیں۔ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے اس بیگار کیمپ میں کم از کم 30 قیدی تھے، جن میں بچے، بوڑھے اور جوان شامل تھے۔ سلمیٰ بھی ان میں سے ایک تھی۔ 1 مہینے پہلے بیگار کیمپ کے مالک نے اپنے تمام قیدی مزدور افغانستان اور خرکار کو فروخت کر دیے۔ یہ شخص انہیں خشکی کے راستے ایک خلیجی ریاست میں لے جانا چاہتا تھا۔ جس روز یہ قیدی اونٹوں کے ذریعے افغان علاقے میں منتقل کیے جا رہے تھے، آزادی کی متلاشی سلمیٰ نے اپنا پنجرہ توڑنے کی آخری کوشش کی۔ بچھڑے ہؤوں سے ملنے کی آس نے اس ننھی سی جان کو حوصلہ بخشا، اور وہ زندگی موت سے بے پرواہ ہو کر خطرات کے رستے پر دوڑ پڑی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زمین اور اپنی ہواؤں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، ایک آخری کوشش کر کے دیکھی جائے۔ قدرت نے اس کا ساتھ دیا، اتفاقات نے اس کا ہاتھ تھاما، اور وہ ننھی چڑیا اپنے شکاریوں سے بچتی بچاتی اسی آشیانے تک جا پہنچی جہاں اس نے زندگی کے 6 بہاریں دیکھی تھیں، جہاں تنکے اور اینٹ اینٹ میں اس کی ان گنت یادیں تھیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ عزم و ہمت اور جد و جہد کی دل سوز کہانی تھی۔ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے سلمیٰ نے صرف اپنے گھر تک پہنچنا تھا، بلکہ اپنے ابا جانے کے بستر میں وہ گھس کر اسے جگاتی بھی رہی تھی، اس کے مضبوط ہاتھوں کی پناہ بھی مانگتی رہی۔ مگر یہاں قسمت نے ایک بار پھر نیا کھیل کھیلا۔ اس کے ابا جانی کی جگہ ایک غیر شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا، جسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس تک پہنچنے والی لڑکی کون ہے اور کن آلام سے، کن تکلیفوں سے گزر کر وہ یہاں تک آئی ہے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈری ہوئی جان واپس لوٹی اور پرخطر تاریکی میں گم ہو گئی۔ شکاریوں نے اسے دوبارہ دبوچ لیا اور پکڑ کر وہیں لے آئے جہاں سے وہ اڑی تھی۔ سلمیٰ کو جب واپس خرکار کیمپ میں لایا گیا تو اس کے تمام ساتھی افغانستان جا چکے تھے، لہٰذا وہ کیمپ میں تنہا رہ گئی۔ تاہم اب بڑے خان نے دوبارہ مزدوروں کی خریداری شروع کر دی تھی، اور دھیرے دھیرے یہ کیمپ پھر آباد ہونے والا تھا۔ یہ تھی اب تک کی کہانی۔ اس رات میں اور وچن سنگھ اس فیصلے پر پہنچے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ اب تک کے مشاہدے سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ خرکاروں کے نزدیک ہم بے ضرر سے قیدی تھے۔ وہ رات کو باہر سے قفل چڑھا کر بے خبر سوئے رہتے تھے، اور صبح کے وقت بھی نگرانی زیادہ سخت نہیں تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ لوہے کی ایک پتری سے ہم نے کھڑکی کے خستہ چوکھٹ کو اس طرح مجروح کیا ہے کہ 3 آہنی سلاخیں بآسانی باہر آ سکتی ہیں۔ 2 مزید سلاخوں کو ٹیڑھا کر کے ہم آزاد ہو سکتے تھے، اور اس شب 12 اور 1 بجے کے دوران ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہوا خنک تھی اور پہاڑ تیرگی میں ڈوبے ہوئے، یعنی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے نکل کر ہم دبے پاؤں چلتے دوسرے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ اوزار کے نام پر میرے ہاتھ میں لوہے کی وہی پتری تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر لالٹین کی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ میلی سی چٹائی پر پورب اور ساجن پڑے سو رہے تھے۔ ساجن کے پھولدار تکیے کے پاس 2 رائفلیں پڑی تھی۔ میں نے وچن سنگھ کو رکنے کا اشارہ کیا اور نہایت خاموشی سے چلتا ان کے سرانے تک پہنچ گیا۔ دونوں رائفلیں سمیٹ کر میں وچن سنگھ کے پاس پہنچا۔ ایک رائفل اسے تھمائی اور دوسری رائفل خوابیدہ میزبانوں کی طرف سیدھی کر لی۔ اس وقت پورب نے کروٹ بدلی اور قہقہا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ساجن بھی بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے دیکھا گل خان بغلی کمرے سے برآمد ہو رہا تھا۔ وچن سنگھ نے للکار کر کہا، خبردار حرکت نہ کرنا۔ اس للکار کا میزبانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک شک کے تحت میں نے جھٹکے سے رائفل کھولی۔ اس کا بیرل خالی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وچن والی رائفل بھی خالی ہی ہوگی۔ گل خان نے شفاق انداز میں ہنستے ہوئے نیفے سے ولایتی پستول نکال لیا، پھر شکستہ اردو میں بولا، اوئے کس ارادے سے آئی تھی؟ میں نے جواب دینا چاہا کہ نیک ارادے سے آئی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو گونگا ہوں۔ میں نے اوں آں کی آواز نکال کر گزارا کرنا چاہا تو گل خان قہقہا لگا کر بولا، اوئے پورب خانہ، اوئے دیکھو یہ انسپکٹر نواز خان کا زبان چلا گیا۔ اوئے خدائی خوار، یہ کیا ہو گیا بیچاری کے ساتھ؟ گل خان کے فکرے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔
वचन सिंह भी चकरा कर रह गया। इसका मतलब था हमारा कोई राज राज नहीं था। पहली बार मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। मैंने राइफल चटाई पर फेंक दी और बेबाकी से गुल खां की आंखों में झांकने लगा। वचन सिंह ने कहा, तुम लोगों को ये सब कैसे मालूम हुआ? गुल खान मुस्कुराकर बोला, अभी पता चल जाता है। फिर उसने पूरब से कहा कि बड़े खान साहब को बुलाओ। बाद अज़ा पता चला कि बड़ा खान रात पहले पहर बेगार कैंप में पहुंचा था और जिस वक्त हमने खरकारों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की, वो पिछले कमरे में गहरी नींद सो रहा था। गुल खान की हिदायत पर पूरब बड़े खान को बुला लाने चला गया और चंद ही मिनट में जमाइयाँ लेता हुआ बड़ा खान हमारे सामने था। उसे देखकर मुझे यूं लगा जैसे मैंने गलती से बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। चंद लम्हों के लिए मुझे अपनी निगाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया और जब यकीन आया तो जुबान पर बेइख्तियार ये शेर मचल गया, देखा जो तेरे खाके कमीन गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अब ये बात समझ में आई थी कि ताक़ुब करने वाली पुलिस पार्टी हमारा ताक़ुब जारी क्यों न रख सकी। दर हकीकत ये ताक़ुब जारी रह ही नहीं सकता था, क्योंकि पार्टी का इंचार्ज यानी डीएसपी सफ़र अली खां खुद ही बड़ा खान था। उसे एक काबिल अफसर और बेगार कैंपों का माहिर खोजी समझा जाता था, लेकिन किसे मालूम था कि वो खरकारों को पकड़ने वाला और उन्हें सजाएं दिलाने वाला खुद भी एक बड़ा खरकार है। वो शलवार कुर्ते में मलबूस, ऊपर उठी हुई मूछों के साथ बड़ी ढिठाई से मेरे सामने खड़ा था। अपने मखसूस लहजे में बोला, सुनाओ नवाज खान, कैसा हाल है? मुझे यहाँ देखकर जिस कद्र भी हैरान होना है, एक ही दफा हो लो, क्योंकि तुम्हें अब मुस्तकिल यहीं पर रहना है। और हाँ, मेरा एक और बरादराना मशवरा है, गुल खान और पूरब वगैरह को चालाकी दिखाने की कभी कोशिश न करना। उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छी तरह बता दिया गया है। ये मौत के फरिश्ते का तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम जब भी इन पर दाव लगाने की कोशिश करोगे, इसी तरह चित हो जाओगे। मैं सफ़र अली की बातें सुन रहा था, मेरा जहन हवाओं में उड़ रहा था। उसका मनहूस चेहरा मेरी निगाहों में था और तस्वुर में वो सैकड़ों मासूम शक्लें घूम रही थी जो इस मनहूस चेहरे का शिकार हुई थी। मैंने इस बेगार कैंप में आकर कुछ नहीं देखा था, मगर मेरा दुखा हुआ दिल मुझे सब कुछ दिखा रहा था। फटे पुराने लिबासों वाले मासूम बच्चे जिनके फूल जैसे गालों पर मुशक्कत की कालिक लगी हुई थी, थक्कन से चूर उनके नन्हे मुन्ने हाथ, उनकी वीरान आंखें जिनमें अपने बिछड़े हुओं की सूरतें नक्श थीं, उनके उलझे हुए बाल जो अपने वालिदैन के बोसों को तरसते थे, उनके जख्मी पांव जिन्हें शायद कभी घर की दहलीज पार नहीं करना थी। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। सफ़र अली का चेहरा मेरी निगाहों में घूमने लगा। इस ज़मीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे उसका वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। फिर यकायक अक्ल व दानिश का तख्ता उलट गया और मुँहज़ोर जज्बात ने मुमलकत वजूद की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली। मैंने एक झटके के साथ अपनी जगह से हरकत की और 2 अदद पिस्तौलों को नज़रअंदाज करता हुआ बड़े खान पर जा पड़ा। बड़ा खान, जो इस वाक़े के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, अपना बचाव करने से कासिर रहा। उसकी टोपी उछलकर दूर जा गिरी और वो मेरे साथ लुढ़कता हुआ बगली दरवाजे से टकराया और उससे तोड़कर कमरे के अंदर जा गिरा। याद रहे, ये बगली दरवाज़ा दूसरा था। इस कमरे में 2 बगली दरवाजे थे। एक बगली दरवाजे से बड़ा खान खुद कमरे में आया था। जब मैं बड़ा खान यानी सफ़र अली को लेकर कमरे में गिर रहा था, मैंने फायर की आवाज़ सुनी और उसके साथ ही वचन सिंह की मध्यम कराह कानों से टकराई। पीछे मुड़कर देखने की मोहलत नहीं थी। फर्श पर गिरते ही मैंने एक तूफानी मुक्का सफ़र अली के जबड़े पर मारा। उस वक्त मुझे किसी बच्चे की तेज चीख सुनाई दी और एक हेवला सा मेरे करीब से होकर टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने मुड़कर देखा, ये हेवला सलमा का था। वो चिल्लाती हुई बाहर भाग रही थी और पूरब कुमार उसके ताक़ुब में लपक रहा था। मैंने वहशत के आलम में सफ़र अली का सर इतने जोर के साथ फर्श पर टकराया कि वो जालिम लोहे का भी होता तो बेहोश होने से ना बच सकता था। जो ही सफ़र अली ने हाथ पांव फेंके, मैंने उसके नेफे से लोडेड रिवॉल्वर खींच लिया और तेजी से बच्ची के पीछे लपका। बड़े कमरे में वचन और साजन गुत्थम गुत्था थे। उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मैं खुली जगह पहुंच गया तो सलमा और पूरब को आगे पीछे भागता पाया। दूसरे अशरे का चांद अब बादलों की ओर से निकल आया था और उसकी शफाफ चांदनी कुर्ब व जवार को रोशन कर रही थी। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी केच हटाया और पूरब के पीछे भागा। रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मेरी आवाज तारिक पत्थरों से टकराकर गूंजी। पूरब ने कोई परवाह नहीं की।
میں نے एक बार फिर अपनी वार्निंग दोहराई। पूरब नहीं रुका। मैंने रुककर बड़ी एहतियात से निशाना लिया और पलक झपकते ही 28 बोर की 3 गोलियां पूरब की पुश्त में उतर गई। वो तड़प कर पत्थरों पर गिरा। उस वक्त मुझे सलमा की कर्बनाक आवाज सुनाई दी। पहले तो मैं यही समझा कि उसे कोई गोली लग गई है, मगर मैंने फिर सामने देखा और खून रगों में मुंजमद हो गया। आगे एक गहरी खाई के आसार थे और सलमा गायब थी। मैं हाँफता हुआ खाई के किनारे तक पहुंचा और मेरे बदतरीन खदशात हकीकत का रूप धार गए। सलमा सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर चुकी थी। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। मुंह पर हाथ रखकर मैंने उसे जोर जोर से पुकारा, मगर जवाब में कोई आवाज या कोई चीख सुनाई नहीं दी। खाई की तारीकी अटल मुकद्दर की सियाही की तरह खामोश थी। उस वक्त वचन सिंह भी हाफता कांपता मुझ तक पहुंच गया। उसने मुझे बताया कि साजन बेहोश हो गया है। मैंने उसके सर पर एक वजनी पत्थर मारा है। दरहकीकत साजन मर गया था और उसका पता हमें कुछ देर बाद चला। मैंने जब वचन सिंह को बताया कि बच्ची यहाँ से नीचे गिर गई है तो मेरी तरह उसे भी सख्त दुख पहुंचा। फिर भी हमारे दिलों में एक मौहूम सी उम्मीद बाकी थी। दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जिसको बचाने के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की है और जिसे कुदरत ने भी न जाने कितने हादसों से बचाए रखा है, आज वो महफूज हाथों में पहुंचते पहुंचते मौत के अंधेरों में खो गई है। हम वापस कैंप के कमरों में पहुंचे। वहां से 2 टॉर्चें ढूंढी। एक कमरे से बहुत सी जंजीरें भी मिल गई। सफर की मशकें कसने के बाद हमें पता चला कि साजन मर चुका है। रास्ते में पूरब की लाश भी पड़ी थी। उसके राही अदम होने में कोई भी शक या कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं थी। दोनों लाशों को नजरअंदाज करते हुए हम खाई में उतर गए और बदनसीब बच्ची को तलाश करने लगे। खाई बेहद गहरी और दुश्वार गुजार थी। सख्त कोशिश के बावजूद हमें बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर हम वापस ऊपर आ गए। मेरे दिल ने चाहा कि एक आखिरी नजर और डाल लूं। मैंने यूं ही खाई के किनारे पर खड़े खड़े टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी तो एक जगह झाड़ियों में सुर्ख झलक दिखाई दी। मैंने दोनों टॉर्चों की रोशनी उस जगह मरकूज की तो दिल धड़क उठा। मैं जल्दी जल्दी नीचे गया और ये देखकर शशिद रह गया कि जिस बच्ची को हम सैकड़ों फीट नीचे ढूंढ रहे थे, वो सिर्फ चंद फीट की गहराई में एक झाड़ी से इस तरह उलझी हुई थी जैसे किसी देहातन ने कपड़ा सुखाने के लिए कीकर की टहनियों पर फैला रखा हो। मैं और वचन बेताबाना आगे बढ़े। लड़की गिरते साथ ही बेहोश हो गई थी। वैसे वो बिल्कुल महफूज थी। चंद खराशों के सिवा जिस्म पर कोई और निशान दिखाई नहीं देता था। हमने झाड़ी की कमजोर टहनियों से लड़की को किस तरह जुदा किया और कैसे उसे ऊपर लाई, ये एक तवील कहानी है। उसके लिए हमें सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी और एक मर्तबा खुद वचन की जान जाते जाते बची। अलग सुबह मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि वचन सिंह की टांग पर कोई गोली लगी हुई है। वो रात भर शदीद जख्मी हालत में मेरे साथ मसरूफ रहा और उफ तक न की। मैं उसके हौसले का कायल हो गया। वो रात लंगड़ा रहा था। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन वो टाल गया। काश वो उस वक्त बता देता तो उसकी टांग जाए न होती। दर हकीकत गोली हड्डी में लगी थी और उसका जहर दूर तक फैल गया था। बाद अज़ा शहर पहुंचकर उसकी टांग काटना पड़ी। बाद के वाकयात मुख्तसर यूं हैं। बेगार कैंप में 4 ऊंट मौजूद थे। ये ऊंट बजरी के बार बरदार के लिए इस्तेमाल होते थे। हमने उनमें से 2 ऊंट लिए और अपने कैदी यानी सफर अली के साथ करम एजेंसी के एक दूर उफ्ताद कस्बे डबगरी में पहुंचे। वहां से गोहाट और फिर पेशावर से होते हुए पंजाब पहुंचे। इन वाकयात की तफसील खासी तवील है। बिला आखिर बड़े मुजरिम सफर अली को कानून के सुपुर्द कर दिया गया। बजाज के अलावा सफाक मजहर खान भी गिरफ्तार हुआ, जिसने एक शरीफ शहरी को सजा देने के लिए उसकी दुनिया अंधेरी कर दी थी। 9 साला बच्ची सलमा अपने वालदैन वालदैन के सुपुर्द कर दी गई। मुझे अक्टूबर की वो शाम आज तक याद है। शबे बारात का रोज था। शहर के मुस्लिम घरानों के दरो दीवार चरागा से सजे हुए थे। नन्हे बच्चे हाथों में फुलझड़ियां लिए भागते फिर रहे थे। डॉक्टर हसनात और मिसिज हसनात अपनी बच्ची को भीज भीज कर सीने से लगा रहे थे। यूं लगता था शबे बारात को तो सिर्फ बहाना है। दरअसल इस मिलाप की खुशी में शहर के गली कूचों को मुनव्वर कर दिया गया है। इस खुशी में गम का थोड़ा सा खोट भी शामिल था और ये गम था वचन सिंह का। वचन सिंह ने अपनी टांग देकर ये साबित कर दिया था कि वो एक सच्चा दोस्त है। आज उसका एक टांग वाला जिस्म पूरे दावे और फख्र के साथ ये ऐलान कर रहा था कि दुनिया से दोस्ती का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है और कहानी बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी और वाक़ई में दोस्ती ऐसी ही होती है। तो देखिए वचन सिंह ने अपनी टाँग देकर अपनी दोस्ती निभाई।
بھلے ڈاکٹر کی بیوی نے کچھ بھی اس ڈاکٹر کے دماغ میں ڈالا ہو جو بھی ہو، لیکن وچن سنگھ نے اپنی ٹانگ دے کر اس کی بچی کو بچا کر دکھا دیا کہ دوستی دوستی ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے بیچ کی ساری جو دوریاں تھی وہ کم ہو گئی ہوں گی، جو دل میں بغض وغیرہ ہوگا وہ کم ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہانی پر، کسی کی بچی کو اس طرح اغوا کرنا اور اتنے سالوں دور رکھنا کیسے دل جگر والوں کا کام ہے۔ اللہ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو بیچ دیا، کیسا پتھر دل رہے گا۔ بدلہ لینا ہے تو بڑوں سے لو نا، تم بچوں سے کیوں بدلے لیتے ہو؟ بچوں کے ذریعے کیوں بدلے لیتے ہو؟ بچے تو معصوم ہیں، انہیں کیا پتا؟ لیکن پھر بھی وہ بچی اپنا گھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ ہی گئی تھی، اور اس نے نواز سر کو اپنا ابا سمجھ لیا تھا، اور اس سے لپٹ کر ابا ابا کان میں کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی نواز صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے ابا نہیں، تو فوراً بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر وہ ان کے پاس پہنچی، جو پروفیسر تھے ان کے پاس، اور وہ بھی نشے میں تھے۔ اگر اس وقت نشے میں نہ ہوتے تو شاید وہ اس وقت اپنے گھر اسی وقت پہنچ جاتی بچی، لیکن وہ بھی نشے میں تھے، انہیں لگا کہ بھئی یہ میرا خواب ہے، یا پھر ایسے ہی مجھے ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے نشے کی وجہ سے۔ وہ لڑکی پھر کھو گئی واپس سے، لیکن نواز خان صاحب نے اس کو ڈھونڈ لیا اور ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ مطلب لوگ ذرا ذرا سی بات پر انتقام لینے پر تل جاتے ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ لیکن یہاں تو معافی کی بھی بات نہیں آتی، وہ تو آلریڈی مجرم تھا نا۔ وہ تو پولیس سے بھاگتے ہوئے کھڑکی پر آیا تھا، اور اسے اندر مطلب گھر میں پناہ لینے کی بات کر رہا تھا ڈاکٹر سے۔ تو ڈاکٹر کیوں کسی مجرم کو پناہ دیں گے؟ اور اس نے اس بات کا کتنا گہرا بدلہ لیا۔ مطلب وہ ڈاکٹر کی زندگی پوری خاک ہو گئی، ہے نا؟ بچی کے غم میں اس کی پریکٹس چھوٹ گئی، پھر وہ خود بیمار رہنے لگا، بیوی کمانے لگی، پھر جہاں وہ رہتے تھے وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے۔ مطلب ایک انسان پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور، ہے نا؟ ناسور تھا وہ۔ تو اللہ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو اس کی سزا اس کو دلوا دی۔ اور کیا نام تھا اس کا؟ مظہر خان، ہاں مظہر خان۔ مظہر خان گرفتار ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو تو نا پھانسی چڑھا دینا چاہیے۔ چلیے آپ لوگ بتائیے کیسی لگی آپ لوگوں کو کہانی، اور سنیے، لائک کریے، کمنٹس لکھے، بڑی ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور جن کے ایک ہی پارٹ ملتے سیکنڈ پارٹ نہیں ملتا اس کے لیے تو اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں نا؟ دیجیے بھائی، آپ کی گالیاں بھی پھولوں کی مار۔ لیکن میں کیا کروں، میں ڈھونڈ رہی ہوں، اگر مل جائے تو پھر میں ضرور اس کو اپلوڈ کروں گی۔ مفرور کی تلاش کا آگے کا حصہ میں ڈھونڈ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ میں نے پوری کہانی نہیں پڑھی تھی، میں نے تھوڑی سی پڑھی اور مجھے اچھی لگی، تو میں نے کہا چلو اس کو، نواز خان صاحب کی سب کی فرمائش ہوتی ہے تو میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ جب لاسٹ پیج پر پہنچی تب دیکھا تو ارے یہ تو دوسرا حصہ بھی اس کا ہے۔ اب دوسرا حصہ تب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں، آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں میں؟ آپ لوگ تو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی محبت میں یہ بھی گوارا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، اگر مفرور کی تلاش مل گئی تو وہ بھی انشاءاللہ کر دوں گی ساتھ ساتھ میں۔ تو آپ لوگ بس دعا کریں کہ مل جائے وہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ لوگ لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کہانی کو شیئر کریے بھائی۔ نواز خان صاحب کی کہانیاں آسانی سے ملتی نہیں ہے، بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو آپ کہانیوں کو شیئر کریے، اور ہائپ کا آپشن ہے تو پلیز ہائپ کو بھی پریس کر دیجیے۔ چلیے اب اجازت، ملتے ہیں کسی اچھے سی کہانی کے ساتھ میں۔ نواز خان صاحب کی کہانی میں نے ایک اور ڈھونڈ کر رکھی ہے آپ لوگوں کے لیے، وہی اپلوڈ کرتی ہوں۔ چلیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔